बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 to 6 जो है हाफ बुक टेस्ट जो है वो भी एवरेज टेस्ट जो है लाइक फर्स्ट बुक का जैसे था। और ये एक अच्छा चेक है कि आपकी प्रिपरेशन लेवल जो है वो इस टाइम कहाँ पे है। आई होप सो कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई हैं। सो ये एक याददाश्त का टेस्ट भी होता है और नर्व का टेस्ट भी होता है कि आप किस तरह से उसको टाइम मैनेजमेंट के अंदर अंदर जो है परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज़ वेरी वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियल इनवर्ड होती हैं। अगर पॉजिटिव पूछता तो वो रेडियल आउटवर्ड होती हैं आइसोलेटेड चार्ज के लिए। तो इसमें आंसर जो है वो सिंपली डेल्टा आंसर था। आई होप सो सबका करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन को जस्ट रीअरेंज किया हुआ है। जैसे हमारे पास के की वैल्यू जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई के इक्वल हो जाएगा। जस्ट उसको रीअरेंज किया हुआ है तो इसमें आंसर जो आपका चार्ली बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें करना क्या था, आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई करना था। इसमें जी E इज इक्वल टू हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर गौर से देखें तो उसने जस्ट मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है मैग्नीट्यूड बताएं और डायरेक्शन जो है वो उसकी बताएं। मैग्नीट्यूड जो है वो इसमें कैसे फाइंड करेंगे, ये -700 है, ये 0 है, 0 माइनस -700 क्या हो जाएगा +700। वैसे भी यहाँ पर आपका आंसर जो है वो चेंज का 700 आ जाएगा डिवाइडेड बाई डेल्टा। ये यहाँ है 5 मिलीमीटर। तो 5 × 10⁻⁴ जो है ये क्या हो जाएगा -3। ठीक है जी। अब ऊपर जो है ये 5 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये आंसर आ जाता है आपका 140 × 10⁻⁴, ये -3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा +3। ठीक है जी। अब देखो कि इसको अगर सॉल्व कर लें, इसको आप रीअरेंज करेंगे तो ये 1.4 × 10⁵ हो जाएगा। और इसमें जो अब डायरेक्शन बतानी है, ये देखो जीरो है, ये ग्राउंड पे है तो ये माइनस पे है। जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है वो काम ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जीरो को हम पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। तो हाई से लो पोटेंशियल जो है इसका मतलब ये होगा कि इसकी जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो होगी क्यू से प्लेट से किस तरफ, पी प्लेट की तरफ जो है। तो इसमें आंसर जो है आपका फ्रॉम क्यू टू वर्ड्स पी, और आंसर जो है आपका इसमें डेल्टा बनेगा। डेल्टा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है जी इसी में इसी तरह से सेम जो है अ, जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 4, वो भी सिंपल इसी तरह से है जी, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने जो है वाई जी प्लेन आपको दी हुई है। ठीक है, वाई जी प्लेन जो है और इसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा हुआ है कि ये बताओ कि फ्लक्स कितना है। अब बहुत सिंपल है, इसमें आपको पता है कि जो वाई जी प्लेन आपको गिवन है, आपका जो वेक्टर एरिया इस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वाई जी प्लेन के परपेंडिकुलर क्या आएगा, एक्स आएगा ना। तो एक्स का जो यूनिट वेक्टर है वो आई होता है। तो इसका मतलब है जो वेक्टर एरिया आपको बनेगा वो 2i बनेगा। ठीक है, वेक्टर एरिया जो है इसके साथ 2 के साथ यूनिट वेक्टर आई आएगा। अब आपने यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करना था, तो फ्लक्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, ई डॉट ए के। ठीक है जी। अब देखें कि डॉट प्रोडक्ट में आई वाली टर्म आई के साथ मल्टीप्लाई होती है, जे वाली टर्म जे के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो आई वाली टर्म जो है आई के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। तो इसमें सिंपली जो है वो आपका आंसर जो है वो क्या बनना था, 10 आंसर बनना था। तो आंसर जो है वो अल्फा। और हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है, इसका यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। और वेक्टर एरिया का होता है मीटर स्क्वेयर, तो ये मीटर स्क्वेयर, तो न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम जो है इसका यूनिट होता है। जबकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका यूनिट जो है वो वेबर होता है। सो ये इस तरह की चीज़ें भी साथ साथ ज़रूर रिवाइज किया करें, जो कि अचानक क्वेश्चन आता है तो सामने कंफ्यूज। अच्छा नेक्स्ट जो है ये भी बहुत सिंपल का क्वेश्चन था। इसमें हमें जो है वो एनर्जी दी हुई है, पोटेंशियल फाइंड करना है। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब चूंकि जो वोल्ट में आंसर है तो ये जो वर्क डन है ये जूल में होना चाहिए, लेकिन एनर्जी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो आपको क्या करना है, पहले इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो वर्क डन जो है वो आपके पास 4 × 10⁻⁴ कितना है 20। लेकिन आप इसको ना मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है। और चार्ज कितना है 1 कूलम, तो नीचे 1 ही आ जाएगा। अब देखिए ना, ये 10⁻20 है, 10⁻−19 है, यहाँ से 10 बचा, ये इसको 16 कर देगा और 16 × 4 जो है
आपका आंसर डायरेक्ट जो है वो कितना आ जाएगा 64। तो इसमें आंसर आपका डेल्टा बनना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 और ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला है ना, ये याद रखना, किसी भी तरह से आपको वो करंट पूछ रहा है तो वो टोटल चार्ज यानी N मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई टी, मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे दो चार्ज हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक हो गया जी। डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम जो है वो यहाँ आपको बताया हुआ 1 इंटू 10⁻⁻15। तो बात सिंपल है जी, इसको आगे सॉल्व कर लें। 1.6 इंटू टू जो है वो 3.2 हो जाएगा, और ये -15 है, ऊपर जाके प्लस होगा, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर आपका डेल्टा बनना था क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी कुछ इस तरह से है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन उसने कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे टोटल चार्जेस कितने रखे हुए हैं 4। अब अभी भी मैंने कहा कि आपका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई ई डिवाइडेड बाई टी। यानी मैं इसको अब एक कंप्लीट जो है साइकिल के इसको टाइम पीरियड के इक्वल लिख सकता हूँ, यानी 1/t। तो एन ई ओवर टी वही फार्मूला है। तो यहाँ से एन ई इंटू जो है 1/t जो है वो क्या हो गया फ्रीक्वेंसी। आप जस्ट देखो आपके पास टोटल चार्जेस कितने हैं 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू हो गई 4। ई जो है हर एक पे चार्ज कितना बताया हुआ है क्यू, तो क्यू लिख लें इनटू क्या आ गया एफ, तो 4QF। इसका मतलब है आपका आंसर जो है वो कौन सा बनना था, अल्फा आंसर बनना था। सो जस्ट कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें, सिंपल जो रूल्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कभी चेंज नहीं होते, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इसलिए जो है आंसर आपका अल्फा यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी सिंपल है जी। हमें पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो आपके पास होती है V ओवर डी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट V ओवर डी। अब बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखना, क्योंकि यहाँ पर देखें कि इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो जब ये कनेक्टेड टू द बैटरी होगा, यहाँ पर बैटरी का काम है कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना। तो जब ग्रेजुअली आप सेपरेशन इंक्रीज कर रहे हो, तो बैटरी जो है वो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने देगी, वो उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। अगर पोटेंशियल यहाँ कांस्टेंट हो जाता है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी डी के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और सेपरेशन का जो रिलेशन है इनवर्स बनेगा। सो आपका आंसर जो है अल्फा बनेगा इनवर्स रिलेशन के साथ। अगर यहाँ बैटरी जो है वो कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रखती, आप मेन कनेक्टिंग टू द बैटरी का हो ना, अगर यहाँ बैटरी कनेक्ट ना होती फिर आंसर डेल्टा होता, क्योंकि जितनी सेपरेशन डिक्रीज हो रही होती उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो वोल्टेज भी डिक्रीज हो रही होती, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फिर कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, उस रेस्पेक्ट से अगर देखें तो फिर आंसर हमारा डेल्टा होता है अगर ये बैटरी कनेक्टेड होती है। क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेगी, इस वजह से जो आपका आंसर है वो अल्फा आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज आल्सो वेरी सिंपल, क्योंकि आपको डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है। बाकी तो जस्ट आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है ईएमएफ वगैरह देके, क्योंकि वोल्टेज की रीडिंग भी उसने बता दी। अब करंट हमारे पास जो है वो I इज इक्वल टू क्या होता है V/R। ठीक है, अब सिंपल हो गया जी। ये है 7.5 और डिवाइडेड बाय जो है वो रेजिस्टेंस है 15। तो देखिए 7.5 जो है ये इससे 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 जो है वो कितना होता है 0.5। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बीटा बनेगा, यानी कि 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इस ये भी सिंपल है, क्योंकि इसमें रेंज बतानी थी। तो अब देखो तो यहाँ पर जो है एक चीज़ है बड़ी सिंपल सी, कि ये वेरिएबल रजिस्टर है पी और क्यू के क्रॉस उसने पूछा हुआ है कि कितना वोल्टेज होगा। अब वेरिएबल है तो इसकी रेजिस्टेंस आप 0 भी कर सकते हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, ईएमएफ जो है वो 9 वोल्ट जो है वो यहाँ पर इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिवाइड होना है। तो हमें पोटेंशियल जो है एक तो इसमें रेंज हो गई 0 0 हो सकता है, अगर हम इसको 0 करते हैं, तो दूसरा मैक्सिमम कितनी रेजिस्टेंस हो सकती है इसकी 50। अच्छा, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इनका जो इक्वलेंट आएगा वो कितना आएगा 60 किलो ओम। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ना यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस जो है मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस पी और क्यू पॉइंट जो है वो बतानी है। जैसे हम पोटेंशियल जो है वो डिवाइडर में करते होते थे आई इंटू इसके अक्रॉस डिस्टेंस जो वेरिएबल रेजिस्टर है, यानी रेजिस्टेंस अक्रॉस पी एंड क्यू।
ठीक है। अब टोटल करंट जो है वो किसी भी सर्किट का वो होता है टोटल अप्लाइड वोल्टेज, या ईएमएफ कह लेंगे, या मैं इसको ईएमएफ भी कह सकता हूँ, डिवाइडेड बाय जो है वो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय जिसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल फाइंड करना हो, यानी कि आपने पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है पी क्यू रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो हम यहाँ पर पी क्यू रेजिस्टेंस ले रहे हैं। अब जस्ट वैल्यू पुट कर दें। ईएमएफ जो है टोटल बताई हुई है 9, आर जो इक्विवेलेंट है दोनों का वो क्या आ रहा है 60 किलो ओम, 60, क्योंकि इन दोनों का यूनिट सेम है तो इसलिए मैं 60 सिर्फ लिख लेता हूँ। और आर पी के को जो है 50 किलो ओम है तो ये 50 हो गई, ठीक है। अब 0 0 से कैंसिल हो, 9 4 आर 50, फिर 45 45 और 6 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली जो आपके पास 7.5 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पी क्यू है वो 0 से लेकर 7.5 वोल्ट तक हो सकता है, चूँकि हमने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फाइंड किया। मिनिमम का मतलब इसकी रेजिस्टेंस 0 कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी इसके क्रॉस 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो बीटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 11, और दैट इज आल्सो सिंपल वन जी। परपेंडिकुलर जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का वो, तो मैक्सिमम हमें पता है वो जब फोर्स कब लगती है, F इक्वल टू क्यू ई बी साइन ऑफ थीटा होता है, या आई एल बी साइन ऑफ थीटा कह लें, दोनों में साइन आता है, तो साइन 90 पे जाके जो है वो फोर्स मैक्सिमम होती है, तो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड यानी बीटा आंसर होगा। 12 जो है ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो है उसने कहा क्या है, कहते हैं कि बात ये है कि एक आपके पास जो है वो करंट है, एक कंडक्टर है और इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस किया हुआ है। अब पहले ना ये ड्रॉ कर लें डायरेक्शन को, साइंस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ये आपने ना डायरेक्शंस को साइंस जो है वो इनको ड्रॉ कर लिया। अच्छा अब देखो कि जो कंडक्टर है आपका प्लेस हुआ हुआ है, कंडक्टर जो है ये आपने प्लेस किया है अलोंग ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो है वो कह रहा है आपने कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, तो ये आपने ईस्ट टू वेस्ट जो है वो कंडक्टर प्लेस किया, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये करंट की डायरेक्शन आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कह रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने वर्टिकली डाउनवर्ड रखी हुई है तो इसका मतलब है डेट इज इन टू द फेज, मैग्नेटिक फील्ड आप इन टू द फेज ले लो, ठीक है। अब यहाँ राइट हैंड रूल लगा के देखें, आपकी जो राइट हैंड रूल इस तरह लगाओगे, मिडल फिंगर इनटू द पेज, थंब करंट की डायरेक्शन में, तो पाम देखो किस तरफ आ रही है, डाउनवर्ड साउथ की तरफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो डायरेक्शन तो साउथ आनी है, तो आंसर आपका अल्फा बनेगा, चूंकि फार्मूला आपको पता है यहाँ पर आपने यूज करना है एफ इज इक्वल टू आई एल बी, तो ये तो सिंपल है, यहाँ से आई एल बी का आंसर जो है वो तो 0.5 आ जाएगा, और डायरेक्शन राइट हैंड रूल से यानी किस तरफ आएगी, साउथ की तरफ आपकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आंसर जो है आपका अल्फा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 13, आपको पता है कि 90 से अगर लेस होगा तो वो प्रॉपर सर्कल ही बनेगा, वो हेलिक्स पाथ पे इस तरह से मूव करेगा, यानी इसको हम स्प्रिंग लाइक पाथ भी कहते हैं, हेलिक्स यानी स्प्रिंग लाइक पाथ पे इसने मूव करना है जो है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इसमें आपका क्वेश्चन है हाँ सर्कल हो तो फिर हम एंगल एग्जैक्ट कितना होता है 90, स्ट्रेट लाइन के लिए एंगल जो है वो यू डू नो के आंसर क्या होता है 0 या कितना होता है 180, ठीक हो गया। तो इसमें आंसर 13 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हेलिक्स यानी स्प्रिंग लाइक पाथ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसमें जी ये सिंपल है। आपको पता है ये जो हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होती है। अब इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है डायनामो हम कहते हैं जनरेटर को, तो उसकी कॉइल में जितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स यानी मैक्सिमम लाइंस ऑफ जो है वो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पास कर रही होंगी, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होगा। तो इसमें जो है वो आंसर आपका कौन सा है, डेल्टा आंसर बनेगा इसमें, इसमें डेल्टा आंसर। तो लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग इज मैक्सिमम बट इंड्यूस ईएमएफ जो है वो आल्सो क्या होगी, मैक्सिमम। आगे जी क्वेश्चन नंबर 15 में याद रखना है कि जहां भी ये दो लाइंस अंदर हो तो ये आयरन कोर ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि इसमें प्राइमरी में जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होगा, तो इसलिए इसका आंसर सिंपल है जी, अल्फा आंसर होगा, आयरन कोर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसमें एनर्जी डेंसिटी के बारे में कहा जी। एनर्जी डेंसिटी में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर
एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर वाला फार्मूला अगर आपको याद हो एनर्जी डेंसिटी का, वो होता था 1/2 बी स्क्वेयर ओवर म्यू नॉट। 1/2 बी स्क्वेयर ओवर म्यू नॉट। अब मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? टेस्ला, तो ये टेस्ला स्क्वेयर हो गया। और म्यू नॉट का यूनिट आपको पता है होता था वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो ये वाला अल्फा तो ट्रू हो गया, अल्फा तो करेक्ट हो गया जी। अब बीटा भी करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी को हम कहते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जॉल पर क्यूबिक मीटर भी हो गया। इसका मतलब आंसर आपका चार्ली यानी बोथ ए एंड बी बनेगा। 17 इज आल्सो वेरी सिंपल, क्योंकि गेन जो है हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि वो किसके इक्वल होता है। ये पास्ट पेपर में 2-3 दफ़ा ये क्वेश्चन जो है वो रिवाइज हो चुका है। गेन जो है वो नॉन इन्वर्टिंग का जो है वो हम लिखते हैं 1+R2/R1। ठीक है, तो अब देखें कि जो R2 है वो तो है ज़ीरो, तो ज़ीरो ओवर इन्फिनिटी की अगर हम बात करें, ज़ीरो ओवर इन्फिनिटी, तो वो जो है वो ज़ीरो ही होता है। इसका मतलब है 1 इसका आंसर आ जाएगा, चूँकि R2 ज़ीरो है और R1 इन्फिनिटी है, तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो आंसर आपका जो है यहाँ पर जो है वो क्या आना है? 1 आंसर करना है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो आपका 1 आ जाएगा। और लास्ट 18 वाला क्वेश्चन, इसमें जो है वो, चूँकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की और आउटपुट की सेम होती है, लेकिन ये किस में होती है? हाफ वेव रेक्टिफायर में। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, इसलिए इसमें आंसर जो है आपका बीटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलास्टिक? नंबर ऑफ टाइम ये डिस्कस हो चुका है। जितना जो बॉडी जो है रेजिस्ट करती है टू चेंज इन इट्स शेप, उतनी ही वो ज़्यादा जो है वो क्या होती है? इलास्टिक होती है। तो उसमें जो हार्ड मटेरियल जो है वो स्टील ही है इन सब में से, तो आंसर भी स्टील ही होगा हमारा। मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ बॉडी कैन इंड्योर जो है उसको हम यूटीएस कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इसलिए आंसर इसका बीटा है। 21 जी, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जो है बियॉन्ड विच द बॉडी इज परमानेंटली डिफॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं? यील्ड स्ट्रेस, इसलिए आंसर जो है इसका क्या है जी? बीटा। इसके बाद जो है वो बॉडी जो है वो उसमें परमानेंट जो है वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो है वो बाद में जो है वो इसका आप कह सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जी 22nd वाला जो है, इसमें जस्ट रीअरेंज ही करना है। ये वाला मैंने आपको डिटेल के साथ लेक्चर में ये सारा बता दिया था, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम है। हमारे पास जो है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा अब जरा गौर से देखो कि वो स्ट्रेन को एक्स बोल रहा है। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो भी होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, अच्छा अब जरा इसमें ना हम कहते हैं जी कि यहाँ से जो सिग्मा है यानी जो स्ट्रेस है वो किसकी इक्वल हो गई? यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को वो क्या बोल रहा है? स्ट्रेन को जो है वो एक्स बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये तो हो गया वाई इंटू एक्स। अब वैल्यूज पुट कर दो तो आपके पास रीअरेंज होके आंसर बन जाएगा 1/2। अब सिर्फ उसने वेरिएबल चेंज करने की कोशिश की है। स्ट्रेस जो है उसको बोल रहा है जो है वो स्ट्रेस जो है किसके इक्वल आ गई इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? वाई इंटू एक्स, जो कि स्ट्रेस होती है यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन को वो एक्स ही बोल रहा है। तो वाई एक्स एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स जो है, इसका मतलब ये है कि ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। आंसर जो आपका बनेगा 1/2 वाई एक्स स्क्वेयर, यानी कि यहाँ पे आंसर जो आपका कौन सा बन रहा है? अल्फा आंसर बनेगा जो है यानी 1/2 इसमें इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जो है जी, कहता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज पाई। अच्छा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ जो वर्क फंक्शन का रिलेशन है, जो कि हमें पता है फाई इज इक्वल टू होता है एच एफ नॉट। फाई होता है एच एफ नॉट। तो यहाँ से हमारे पास जो है, अब फाई इज इक्वल टू इसको यूं भी लिख सकते हो, एच एफ नॉट को जो है एच सी ओवर लैम्डा। अगर इसको थ्री शोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हो तो लैम्डा नॉट को हम थ्री शोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमें पता चल गया कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है वो वर्क फंक्शन होता है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन है। अब वर्क फंक्शन जो है अगर आप इसको डबल कर रहे हो, यहाँ पे जैसे वर्क फंक्शन आप डबल कर रहे हैं, तो वेवलेंथ यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो हाफ हो जानी चाहिए। इसमें आंसर जो है वो आपका कौन सा बनेगा? अल्फा बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 24। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। अच्छा अब देखो उसने जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आंसर इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ V/3। या फ्रीक्वेंसी को वो एफ नहीं बोल रहा है, जस्ट वी बोल रहा है। तो इस वजह से आपको कंफ्यूजन आ सकती है। अब देखिए करना कैसे है। आइंस्टाइन इक्वेशन के अकॉर्डिंग एच एफ जो है माइनस एच एफ नॉट, हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, वी नॉट ई, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल डिवाइडेड बाय ई के, सॉरी मल्टीप्लाई बाय ई के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब यहाँ पर उसने ना फ्रीक्वेंसी को वी बोला हुआ है, हम भी इसको वी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसके अकॉर्डिंग, वो कहता है अगर हम फ्रीक्वेंसी हाफ कर दें तो वी नॉट ओवर 4 हो जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सेकंड इक्वेशन इसकी बनेगी एच एफ, ठीक है, माइनस एच एफ नॉट जो है। अब देखो यहाँ पर जो है वो एच एफ नॉट जो है वो कहता है इसको एच एफ को V/2 कर दो, V/2 फ्रीक्वेंसी हाफ कर दी, तब जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है वी नॉट ओवर 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 4। ठीक है, इनटू ई। अच्छा अब जरा वो दोनों को कंपेयर करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को हमें। तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास और इक्वेशन 2 को हमें ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अच्छा बात ये है कि हमें ना आंसर जो है वो वी की फॉर्म है, वी को यहाँ वो फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर जो है वो वी नॉट ओवर 4 जो है ये यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से इनसे एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ थ्रू आउट जो है। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास जो है वो क्या बन जाएगा, एच एफ, 2 HF जो है 2 HF माइनस जो है वो 4 HF नॉट, HF नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ई। तो क्या आपने थ्रू आउट जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है लेट्स से इसको इक्वेशन 3 कह लें। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 देखें तो उसकी राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं। ये भी वी नॉट है, ये वी नॉट ही है। इसका मतलब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर कर लेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब इनको कंपेयर कर लें तो हमारे पास जो है कंपेयर करने से 2 HF माइनस 4 HF नॉट किसके इक्वल आ गया जी, HF माइनस HF नॉट। हमें असल में यहाँ फाइंड क्या करना है, अगर हम और करें तो हमें एच एफ नॉट फाइंड करना था। इसको रीअरेंज करें, ये 2 HF का है, ठीक है, ये HF इधर आके माइनस हो जाएगा। तो आप इसको री फाइनल जो शेप रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास एफ नॉट जो है एच से जो है वो दोनों तरफ जरा दे कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ नॉट जो है वो F/3 बनेगा। अब हमें जो है वो एफ को फ्रीक्वेंसी को वो वी बोल रहा है। ठीक है, मैंने इक्वेशन ओरिजिनल इसलिए चेंज नहीं की ताकि सोल्यूशन आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ मैंने एफ की जगह वी पुट कर दूंगा तो ये V/3 ही आ जाएगा आंसर। तो इसमें आंसर जो है उनका बीटा बनना है। सिर्फ ये देखना है कि यहाँ आंसर इन टर्म्स ऑफ व्हाट गिवन है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आंसर गिवन है F/6 F/3 2 F/3 4। तो इसका मतलब मुझे वी नॉट को एलिमिनेट करना था। तो मैंने इन इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड है उनको इक्वल करके इनको इक्वेट करके आंसर निकाल दिया। दोनों तरफ देखें एच कॉमन है, एच कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दें और उसके बाद इसको रीअरेंज करें, आपका आंसर आ जाएगा। और वी की जगह जो है एफ की जगह उन्होंने वी लिखा हुआ है, चूंकि फ्रीक्वेंसी को वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसलिए एंड पे चाहे पुट कर लें चाहे शुरू में पुट कर लें एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज आल्सो सो सिंपल, चूंकि आपको एनर्जी पता है 2 से क्या कहाँ आ रहा है 3 पर। ठीक है, ये वैसे भी आपको याद होनी चाहिए। सेकंड की फ्रीक्वेंसी होती है 3, सॉरी एनर्जी होती है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थर्ड की जो है वो हमारे पास आती है -1.51। ठीक है, दोनों का जस्ट आपने डिफरेंस लेना है। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, आपका आंसर जो है 1.89 आएगा अगर N2 से आप N3 में आते हो। वैसे भी मैंने आपको कहा था ग्राउंड स्टेट एनर्जी N1 के लिए क्या होती है 13.6, N2 के लिए जो है वो 3.4, N3 के लिए 1.51, N4 के लिए 0.85 एंड अप्रॉक्सीमेटली 0.5 जो है वो नेक्स्ट इस तरह से। तो ये एनर्जीज कम से कम 5 तक जो है वो आपने इनको लर्न करना है ताकि जब भी कोई डिफरेंस पूछा जाए आप इजीली आंसर कर सको। नेक्स्ट ये भी सिंपल है, यहाँ पर के बीटा जो है कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ग्राफ। तो ये जो अल्फा है
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, के जो है वो बीटा को, जबकि बी ये वाला बी जो है ये के गैमा को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर जो है वो सॉरी इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, ये के अल्फा को रिप्रेजेंट करेगा। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जो है ये के अल्फा और ये वाला जो है वो के बीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सो इसमें आंसर जो है वो 2 है, फिर अल्फा 2 है। नेक्स्ट जो है जी इसमें क्वेश्चन नंबर 27, डी ब्रोगली वेवलेंथ। नंबर ऑफ टाइम हमने सॉल्व किया। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो हमारे पास एच ओवर पी यानी एच ओवर एम वी बी होती है, और अगर हम मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वो एच ओवर मोमेंटम जो है वो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा हुआ है, वो 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ठीक है, इनटू एनर्जी लिखने काइनेटिक एनर्जी लिखने एक ही बात है। इसका मतलब है लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसको आपस में कंपेयर करना है, और इफ़ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब है फिर हम यहाँ पर यूँ भी कर सकते हैं कि इसको एच, ये वाली क्वेश्चन को हम एच ओवर काइनेटिक एनर्जी की जगह वी ई भी लिख सकते हैं, जो कि पोटेंशियल इंटू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इस वजह से जो है वो यहाँ वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ मास ही बनेगी, तो डेल्टा आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 28, दैट इज आल्सो सिंपल वन, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट इज हैज सेम यूनिट एज दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दोनों के यूनिट सेम होते हैं। ट्रांजिशन जो है इंफ्रारेड कौन से केस में आती है, आपको पता है 2 से 1 में आए, तो ये लाइमन सीरीज को रिप्रेजेंट करेगी, तो इंफ्रारेड ही आती है। ठीक है, लाइमन सीरीज में 30 वाला जी ये मेरा हाल रिपीट हो गया, पहले भी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर अल्फा यानी लैम्डा बाय 2 ही आएगा। 31 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम। अभी हमने कहा है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम होती है, यानी लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो एच ओवर पी के इक्वल होता है लैम्डा जो है। सो यहाँ से जो है वो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो है मोमेंटम है, जो कि दोनों का इनवर्स रिलेशन है, इस वजह से आंसर जो है आपका कौन सा बनेगा, चार्ली। ठीक है, तो इसमें आंसर जो है वो चार्ली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहता है बी इज एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स इज एमिटेड बाय एक्सेलरेटर इज गिवन बाय। अब हमारे पास फार्मूला होता है एच एफ मैक्सिमम जो है इज इक्वल टू वी ई के। तो यहाँ उसने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, तो जाहिर है यहाँ पर जो है एफ मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वी ई ओवर एच, जस्ट रीअरेंज करना है, तो इसकी आंसर जो है आपका चार्ली बन रहा है। तो देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट इजी लर्न है, आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, तो देखिए कितना इजी है। 33 जो है इसमें जो है वो हमें पता है डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ जो है ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, जो है डिके कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ जो है इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और वो जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल होता है, 0.693 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने लैम्डा यानी डिके कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा क्या हुआ है, हाफ लाइफ पूछी हुई है। ठीक है, रेडियो एक्टिव हाफ डिके जो है तथा हाफ लाइफ बताएं। तो अब इट मीन्स कि हाफ लाइफ जो है वो आप इसको डिके कांस्टेंट के साथ डिवाइड करोगे, तो हाफ लाइफ जो यहाँ से आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी 0.693 डिवाइडेड बाई डिके कांस्टेंट। अब डिके कांस्टेंट जो है वो आपका है 2.4, ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁸। ये 10⁻⁸ है, तो ऊपर जाके ज़ाहिर है +8 हो जाएगा, और ये 0.693 आपने इसको 2.4 से डिवाइड करना है। आप इसको 0.693 की बजाय 0.70 भी लिख सकते हो। ठीक है, सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका आंसर जो है वो 3 के राउंड अबाउट आ जाएगा, अगर आप इसको जो है वो इसके डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इसमें जो है वो आपका आंसर जो है ये अल्फा के राउंड अबाउट बनेगा, यानी कि 2.9 इंटू 10⁻⁷ अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, सो शॉर्टकट में इसको डिवाइड इजीली कर सकते हैं। देखो हमने आंसर प्रेडिक्ट करना होता, सॉल्व नहीं करना होता, नंबर ऑफ टाइम बताया है मुझे। अगर यहाँ पर 0.693 और 2.4 से मुझे डिवाइड करने के लिए लेट्स से किसी ने कह दिया, तो मैं ना इसको जो है वो राउंड ऑफ फॉरन कर लूँगा। देखो ये ऊपर जो है ये है 0.693, ठीक है, तो मैं इसको 0.70 लिख सकता हूँ ना, ये राउंड ऑफ करके। ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो है वो 2.4,
अब मैं 2.4 को ना 2.40 लिख लेता हूँ, लेट्स से, ठीक। अब ये डेसिमल सेम डेसिमल प्लेस हो गए तो मैं इनको कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 24, ठीक है जी। अब उसी तरह से दोबारा से चाहे आप जीरो लगा लें यहाँ पर, ठीक है। सो अब जो है वो इसमें वो अब सॉल्व करना आपने इसको पॉइंट जो है, तो इसमें जो है वो आपका राउंड अबाउट आंसर जो है वो 0.2 के 9 के राउंड आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो इट मीन्स के आपका आंसर जो है वो इस ये आएगा 2.9 इंटू 10⁻7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेट इज सिंपल है जी। आगे आपने हाफ लाइफ के क्वेश्चन के 1500 ओवर 60,000 है। आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया लेक्चर में भी कि हाफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। सो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर यहाँ से कैलकुलेट करनी हो तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो आपके पास आ जाएंगे। टोटल टाइम कितना बताया हुआ यहाँ पे 60,000, सॉरी 6,000 डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ पर कितनी आ गई, 4। और आपको पता है 4 हाफ लाइफ का कितना जो है वो आपका जो अनडिकेटेड फ्रैक्शन रह जाती है 1/16। तो इसमें जो है वो आंसर 1/16 है। वो जो टेबल आपको लर्न करने के लिए कहा था वो इसीलिए कहा था ताकि आप इजीली डायरेक्ट आंसर जो है प्रोडिक्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 35 जो है जी, इसमें भी सिंपल है। रेडियम जो है वो कहता है डिकेज अ सीरीज ऑफ मिशन ऑफ 3 अल्फा और 3 बीटा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। रेडियम आपने लिखा, इसका मैथ नंबर आपने लिखा, मैथ नंबर है 228, ठीक है। और नीचे जो है वो 86 है। अब आपके पास जो है वो टोटल जो है वो 3 अल्फा है, 3 बीटा है, 3 अल्फा है और 3 बीटा है। 3 अल्फा का मतलब है यहाँ पर जो है वो आप एक अल्फा हो तो माइनस कितना होता है 4, अगर 3 अल्फा है तो यहाँ -12 हो जाएगा। और चार्ज नंबर अगर एक अल्फा हो तो -2 होता है, लेकिन ये 3 है तो ये -6 हो जाएगा। अब बीटा में मैथ्स नंबर तो चेंज नहीं होता, लेकिन जो है वो अमीन नंबर जो है वो प्लस होता है 1, लेकिन ये 3 बीटा है तो यहाँ +3 हो जाएगा। अब आपने जस्ट क्या करना है, 228 -12 तो ये कितना हो जाएगा 216, ठीक है। और ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब -3 होंगे तो 83 बचेगा। तो ये अब आपने देखना है कि आंसर कौन सा बन रहा है, तो आंसर यहाँ पर आपका चार्ट डी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी, इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 36। इंफॉर्मेशन बेस है 1 न्यू एनर्जी को अगर हम मैथ को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनते हैं। चार्ली आंसर है 37 जी। हाफ लाइफ ऑफ ए जो है वो सर्टेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज सच दैट 7/8 ऑफ ए गिवन क्वांटिटी डिकेज इन 12 डेज कह रहा है। तो विच फ्रैक्शन रिमेन्स अनडिकेड आफ्टर 24 डेज जो है। अब इसमें देखो, इसमें भी वैसे ही है जैसे आप 7/3 8 का मतलब है कितनी हाफ लाइफ 3। अब अगर नंबर ऑफ 3 हाफ लाइफ बाद जो है 12 डेज गुजर चुके हैं तो इसका मतलब है हाफ लाइफ कितनी होगी, 4 डेज होगी। ठीक है ना, 7/8 टेबल आपने तो रिवाइज किया हुआ ना। तो 7/8 का मतलब है 3 हाफ लाइफ। अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ आपको 3 बताई हुई है, इसका मतलब है जो है वो अगर टोटल टाइम 3 हाफ लाइफ बाय 12 डेज है तो हाफ लाइफ फिर कितनी होगी, वो 4 डेज होगी। हमें यहाँ पे हाफ लाइफ पता चल गई। सो अब 24 टोटल टाइम दिया हुआ है, तो अब नंबर ऑफ हाफ लाइफ आफ्टर 24 डेज जो है वो कितनी होगी, 24। हाफ लाइफ जो है वो अब 12 डेज नहीं है 4 डेज है, हमें पता चल गया, क्योंकि 7/8 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 3 हाफ लाइफ बाद अगर 12 डेज गुजर चुके होंगे तो 24 डेज बाद कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होगी, आप 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमें यहाँ 6 पता चल गई, यानी 24 डेज बाद नंबर ऑफ हाफ लाइफ टोटल कितनी होंगी 6। तो हमें पता अनडिकेड के लिए जो है वो फॉर्मूला होता है 1/2 की पावर 6। अगर आपने टेबल 6 तक रिवाइज किया हुआ है तो फिर आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा। 1/2 की पावर 6 जो है वो कितना होता है 1/64। इसमें जो आंसर है वो आपका कौन सा बनेगा, चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 38 जो है वो रेडियो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड बैकरोल 1 बैकरोल जो है 1 क्यूरी जो है वो किसके इक्वल होता है। ये 3.7 इंटू 10 पर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है। और हाउ मच रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड आर डिफाइंड एज 1, सॉरी ये जो है वो क्यूरी के यूनिट होता है। यहाँ पर जो आंसर है आपका वो ये नहीं बनना क्योंकि ये क्यूरी के इक्वल होता है। आंसर होगा 1, क्योंकि 1 बिक्रोल जो होता है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। 1 का मतलब
1 बिक्रोल का मतलब 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और 1 क्यूरी जो होता है वो बिगर यूनिट है, वो 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आंसर आपका डेल्टा आना था, जो कि 1 बिक्रोल जो है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। 39 जो है डेट इज आल्सो सो सिंपल। इसमें जो है वो आपने जो है वो 16 ग्राम जो है वो कह रहा है इज प्रेजेंट एंड व्हाट टाइम टेक 1 ग्राम कब रह जाएगा। तो आप देखें इसमें भी रेशो जो है वो 1/16 आपकी बनेगी, और 1/16 को आप 1/2 की पावर क्या लिख सकते हो, 4। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ यहाँ से आपको पता चल गई 4। इसका मतलब वो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि 4 हाफ लाइफ बाद कितनी अमाउंट जो है वो कितने डेज जो है वो बनेंगे। अगर हाफ लाइफ 140 है तो 140 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो 140 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 560 डेज नंबर ऑफ डेज यहाँ बनेंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो है डेट इज आल्सो सिंपल वन जी। इसमें कह रहा है न्यूक्लियर एक्शन है, और इसमें बताएंगे कि यहाँ क्या आएगा मिसिंग। अब टोटल मैथ 10 प्लस 4 कितना होना चाहिए 14, और 5 प्लस 2 क्या होना चाहिए 7। नीचे तो 7 पूरा है, ठीक है ना, 5 प्लस 2 7, ऊपर एक मिसिंग है। इसका मतलब यहाँ लाजमी तौर पर न्यूट्रॉन आना चाहिए, जो कि न्यूट्रॉन का मास नंबर 1, चार्ज नंबर क्या होता है 0। यहाँ जो मिसिंग है वो टर्म जो है वो यहाँ क्या आना चाहिए न्यूट्रॉन। तो बेसिकली यहाँ आंसर जो है वो क्या आएगा बीटा। कोई भी क्वेश्चन है वो आप जो है वो आप पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए दोबारा लॉग इन करते हैं जी। ठीक है, स्टे ट्यून्ड।